गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन के अपने इस चैनल पर आप सभी का वेलकम करता हूं मैं। अपन अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल अपनी क्लास हुई थी कॉलम क्लासिफिकेशन की, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा था, कॉलम क्लासिफिकेशन के मतलब सारे के सारे फैसेट्स को देख लिया था, उसकी मेन क्लासेस को देख लिया था। अभी तक अपन है ना, जो भी अपना क्लास नंबर क्लासिफिकेशन करने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप ही चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी चीज़ को मतलब बीच में कर रहा हूँ, या ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैं कुछ भी अभी तक वो काम नहीं कर रहा हूँ जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत आए। भले ही मेरे को एक एक चीज़ समझानी पड़े, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एक बार क्लासेस देखने के बाद उस बच्चे को सबकी चीज़ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। भविष्य में उसको कहीं पे भी दूसरी इन चीज़ों को कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपको फैसेट फॉर्मूले के बारे में बता दिया था। फैसेट फॉर्मूला क्या होता है अपना, मेन क्लास, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। और इसको लिखने का फॉर्मेट भी बता दिया था मैंने कि यहाँ पे सेमीकोलन लगता है, मैटर से पहले एनर्जी से पहले कॉलन का सिंबल लगता है, कॉलन मतलब दो बिंदु, स्पेस से पहले एक बिंदु लगता है डॉट, और टाइम से पहले सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का सिंबल लगता है। इसमें से मैंने आपको टाइम आइसोलेट्स बता दिया था, और टाइम आइसोलेट्स में से अपन कैसे नंबर निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे मतलब अपन को फाइंड आउट क्या करना है, मेन क्लास, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। इन सबको अपन को कहाँ से ढूंढना है, अपने टाइटल में से। अब मैं बता रहा हूँ, अभी तक तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप पुट कर रहे थे, लेकिन अब अपन को यहाँ तक पहुंचने से पहले रंगनाथन महोदय ने ना कुछ स्टेप्स बताए थे कि आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आओगे ना, तो किसी भी क्लास नंबर तक या उस टाइटल को मतलब समराइज करने में आप आसानी से उसका वर्गांक बना सकोगे। वो मैं आपको पूरी की पूरी 8 स्टेप्स बताऊंगा और एक एक स्टेप्स का आपको मीनिंग समझाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये फॉर्मूला कैसे पुटअप होता है। मैंने कहा था ना कि मैं हर चीज बताऊंगा, ये भी फॉर्मूला उन्होंने क्यों लिया, ऐसे ही नहीं लिया है, मतलब अंत में जाके अपन को इसी फॉर्मूले में सारी चीजें रखनी पड़ती है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले भी उन्होंने 8 स्टेप्स दिए थे रंगनाथन महोदय ने, जो है ना क्लासिफिकेशन करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि उसमें आपको पता होगा, आपने ये 8 स्टेप्स पढ़े भी होंगे। अगर किसी ने पहले डीएलएस या बीएलएस कर रखा है तो स्टेप 0 से लगाकर स्टेप 7 तक होती है। स्टेप 0 में रॉ टाइटल दिया जाता है, स्टेप 1 में फुल टाइटल होता है, स्टेप 3 में कर्नेल टाइटल होता है, स्टेप 4 में एनालाइज टाइटल होता है। मतलब ये इन चीजों पढ़ा सबको है, लेकिन उसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या कह रहा है। उसी के फॉर्मेट से ही आपको पूरा का पूरा आज आपको क्लास नंबर बनाने का पूरा तरीका पता चल जाएगा। उसके बेसिस पे आप पूरे के पूरे क्लास नंबर बना पाओगे। मैं एक एक स्टेप आपको विद एक एग्जांपल लेके और उस एग्जांपल के थ्रू पूरा का पूरा स्टेप समझाऊंगा, और सारे के सारे 8 के 8 स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ये एक थ्योरेटिकल का भी पार्ट है, थ्योरी समझना भी। मैंने कहा ना कि अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें मेरे को थ्योरी भी मैं उसी फॉर्म में समझा रहा हूँ, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको थ्योरी से रिलेटेड भी कोई भी क्वेरी हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, चीजें रटनी नहीं पड़े। तो अपन क्लास नंबर तक कैसे कैसे पहुंचते हैं, उसके 8 चरण होते हैं। इन 8 चरणों को मैं आपको समझाता हूं, कौन कौन से 8 चरण होते हैं ना। सबसे पहले मैं लिखता हूं स्टेप्स फॉर क्लासिफिकेशन। ये स्टेप्स कितने होते हैं, 8 स्टेप्स होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं, रंगनाथन महोदय ने वर्गीकरण के 8 चरण बताए। कितने चरण बताए, 8 चरण। और ये 8 चरण इतने इंपॉर्टेंट हैं, एक एक चरण वेरी इंपॉर्टेंट है। और उन 8 चरण से मतलब आप पूरे के पूरे वर्गीकरण को और क्लास नंबर को बनाना सीखोगे। उसी स्टेप से आपको समझ, अभी तक भी आपको छोटे मोटे डाउट है ना, वो सारे के सारे डाउट्स इन स्टेप से आपको क्लियर हो जाएंगे। ये स्टेप्स आपने थ्योरी में पढ़े होंगे पहले, हो सकता है वहां पे अगर आपको अच्छे से समझ में आ रखे हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आज आपका ये सारे के सारे स्टेप्स समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले होता है स्टेप 0। सबसे पहले क्या होता है, स्टेप 0। स्टेप 0 में क्या दे रखा होता है, रॉ टाइटल। अब रॉ टाइटल का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि इन चीजों का मीनिंग ही तो समझना होता है अपन को। जब तक इसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आपको इन स्टेप्स को आप समझ नहीं पाओगे। रॉ टाइटल का मतलब होता है एक जो बुक का जो टाइटल दे रखा होता है। अब ये टाइटल आप ये मत सोचना केवल बुक का ही हो सकता है,
टाइटल किसी भी डॉक्यूमेंट का हो सकता है, हर एक डॉक्यूमेंट का कोई ना कोई टाइटल होता है जिससे उस डॉक्यूमेंट को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट की अपन पहचान कर सकते हैं, और अपन उस डॉक्यूमेंट की पहचान करके उस डॉक्यूमेंट को यूज आने वाले यूजर को उसको प्रोवाइड करवाया जा सकता है। जैसे कि मैं कह देता हूं, मतलब सपोज एक ऐसा कोई डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट का है, मतलब मान लो मैंने कह दिया रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन कैंसर, तो अब ये पूरा का पूरा टाइटल बन गया एक तरह से। अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं आपको, मैंने एक एग्जांपल लिख दिया रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन कैंसर डिजीज। अब मैंने तो ये मन से ही बना के लिखा है, कुछ भी मैंने कह दिया कि ये टाइटल है जो मनुष्य को, ह्यूमन मतलब किसी भी इंसान को कैंसर की बीमारी होती है तो उसके लिए ये कोई रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होगा। तो अब इस टाइटल को अगर आपने देखा तो ये अगर इससे संबंधित किसी जानकारी को अगर आपको प्राप्त करनी है या इससे संबंधित कुछ भी अगर किसी यूजर को कोई कंटेंट पढ़ना है तो वो ऐसा तो है नहीं पूरा का पूरा इस फॉर्म से जानेगा, उसका टाइटल दे दिया ताकि वहां से इसकी पूरी की पूरी मतलब उसको अच्छे से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मतलब तो अब इस नाम को अगर अपन को समझने के लिए मतलब ये अपन को रॉ फॉर्म में है। अब रॉ फॉर्म में क्या है, इसमें बहुत सारे मतलब देख लो कंजक्शंस जुड़े हुए हैं, आर्टिकल्स लग जाते हैं, ऑक्सिलरी टर्म्स इसमें साथ में जुड़ जाती है, ए एन डी वगैरह, इन सबको क्या कहते हैं जब ये पूरा का पूरा इस फॉर्म में लिखा हुआ जाता है जिसमें ग्रामर भी इंक्लूड होती है, किसी टाइटल को पूरा का पूरा किसी नाम से डिफाइन किया जाता है तो उस फॉर्म को कहते हैं रॉ टाइटल। जैसे कि मैंने कह दिया बुक ऑफ क्लासिफिकेशन, बुक ऑफ क्लासिफिकेशन, बुक ऑफ क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेड बाय रंगनाथन महोदय, ये भी तो पूरा का पूरा मैं टाइटल ले सकता हूँ। तो अब मेरे को ये टाइटल है तो ये रॉ फॉर्म में है जो रंगनाथन महोदय की क्लासिफिकेशन की बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट मींस कोई भी डॉक्यूमेंट हो किसी भी डिपार्टमेंट का हो सकता है, जरूरी नहीं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही हो। अपन लाइब्रेरी को पढ़ रहे हैं इसलिए अपन एजुकेशन डिपार्टमेंट को हर जगह कंसीडर करते हैं, अदरवाइज वो मेडिकल डिपार्टमेंट से हो सकता है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से हो सकता है। इसीलिए तो जब अपन इसकी आगे कैटलॉगिंग करेंगे, कैटलॉगिंग बनाएंगे, तब कैटलॉगिंग कार्ड बनाएंगे ना, उसमें अपन कॉर्पोरेट बॉडीज को भी लेंगे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को भी साथ में लेंगे, हर एक डिपार्टमेंट को लेंगे, इंडस्ट्रीज की बनाएंगे, अपन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री की बनाएंगे, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की बनाएंगे, सबकी एंट्रियां बनाएंगे। मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एजुकेशन फील्ड में जहां पे भी शिक्षा से संबंधित या किसी न किसी से संबंधित बिना किसी टाइटल के कोई ना कोई बुक या कोई भी कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं हो सकता है, तो उनको फाइंड आउट करने के लिए ही और उनको इजी टर्म में आसानी से उपलब्ध करवाने के लिए ही वर्गीकरण किया जाता है, और वर्गीकरण करने के बाद में उनका कैटलॉगिंग की जाती है। तो जिस कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी बुक जो स्टार्टिंग में जिस फॉर्म में लिखी हुई होती है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, रॉ टाइटल, जिसे अपन क्या कहते हैं, कच्चा टाइटल। मतलब टाइटल दे रखा है इसको कच्चा फॉर्म में, फिर अगर अपन इसको आगे आगे अपन अगली नेक्स्ट स्टेप्स देखेंगे, उन एंड स्टेप्स तक देखना इस टाइटल को कितना इजी कर दिया जाता है। इसमें से ये सारे के सारे ऑक्सिलरीज वगैरह इनको हटा के इनको फेसेट फॉर्मूले में लाके और अंत में वर्गांक बने। अभी तक तो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया कि भाई आप डायरेक्ट वर्गांक तक कैसे पहुंचोगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेप जो 8 चरण दिए थे रंगनाथन महोदय ने, उन्होंने बताया 8वें चरण में आप क्लासिफिकेशन करोगे तो वो क्लास नंबर दोगे, तो वो कैसे दोगे, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा और इजीली आप वर्गांक बनाना सीख जाओगे। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है, रॉ टाइटल। अब सारी स्टेप्स को मैं एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा आपको, एक एक स्टेप। अभी मैं आपको सीधा का सीधा स्टेप समझा रहा हूं और बता रहा हूं कि भाई रॉ टाइटल क्या होता है। कच्चा टाइटल कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी नाम से जो रिप्रेजेंट किया हुआ होता है ना, कोई भी बुक हो सकती है, कोई भी रेफरेंस बुक हो सकती है, कोई भी टेक्स्ट बुक हो सकती है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, कि मतलब ऐसा हर एक कागज या ऐसी हर एक इंफॉर्मेशन जो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी यूजर के लिए काम आती हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड से हो, चाहे वो रिसर्च फील्ड से हो, चाहे वो एजुकेशन फील्ड से हो, चाहे एकेडमिक फील्ड से हो, कहीं पे भी मतलब, तो उसको अपन क्या कहते हैं, सबसे पहले जिस नाम से उसको पहचाना जाता है ना, उस नाम को बोला जाता है रॉ टाइटल। तो इसलिए अपन को ये नहीं ध्यान रखना टाइटल का नाम कुछ भी हो सकता है, टाइटल कैसा भी हो सकता है, अपन को तो उसका क्लास नंबर बनाना आना चाहिए। क्लास नंबर बनाने आने के बाद में अपन को उसकी कैटलॉगिंग करनी आनी चाहिए। तो फिर आप आने वाले जो भविष्य में आप जो भी इसका एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ोगे ना, सपोज आप बीएलएस करके एमएलएस करो, इसमें नेट करना चाह रहे हो, इसके सॉफ्टवेयर पढ़ना चाह रहे हो, प्रेजेंट टाइम में लाइब्रेरी में सॉफ्टवेयर कैसे यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे वो चीजें आपके लिए ऐसे हलवा की तरह मतलब इजी हो जाए, इसलिए मैं सारी की चीजें आपको स्टेप टू स्टेप टर्म टू टर्म समझा रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आएगी और 101% समझ में आ जाएगी। ये चीजें समझ में आएगी तो इनके सॉफ्टवेयर यूज करना भी आपके लिए इजी हो जाएगा। आपको सब पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्लास नंबर आ कैसे रहा है, एक्चुअल में कैटलॉगिंग हो कैसे रही है,
सब चीजें पता होगी तो आप इनके सॉफ्टवेयर भी आराम से यूज करोगे। फ्यूचर में अगर आगे पढ़ना है और आगे कुछ बढ़ना है तो, और आगे कुछ करना है तो इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है ना। स्टेप 0, अब स्टेप 0 भी एक स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप कौन सी होगी? स्टेप 1। अब इसमें क्या होता है? स्टेप 1 में सबसे पहले रॉ टाइटल आ गया, अब आएगा फुल टाइटल या एक्सप्रेसिव टाइटल। उसको अपन फुल भी कह सकते हैं और भी लगा सकते हैं। और का मतलब क्या होता है? या एक्सप्रेसिव टाइटल। अब एक्सप्रेसिव टाइटल या फुल टाइटल मतलब उस टाइटल में से वो टाइटल है किससे संबंधित, मतलब उसकी मेन क्लास क्या हो सकती है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल लिखा था, रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज ऑफ कैंसर। तो अगर अपन उसको उसमें रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसी एग्जांपल से समझने की कोशिश करना, मैंने लिखा रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन कैंसर डिजीज। अब देखो, अब मैंने इस टाइटल को लिख दिया। अब इस पूरे टाइटल में देखो ना, तो आप यहां से इस टाइटल को देखते हुए आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? आपको इस टाइटल को देखते हुए आपको क्या लग सकता है कि इसके लिए मेन क्लास क्या हो सकती है? पर्टिकुलर इस नाम से तो अपन, क्योंकि रंगनाथन महोदय ने तो 26 ही मेन क्लासेस दी है, ज्यादा से ज्यादा 46 है। कुछ मतलब नंबर से ऐड कर दिए 1 2 3 4, उनसे कुछ दे दिए, कुछ स्मॉल लेटर से या कुछ मतलब सिंबल से। लेकिन अपन को आपको यहाँ से देखने से नहीं पता चल रहा है कि टाइटल पूरा का पूरा। अब रेडियोलॉजी है, ठीक है, डिपार्टमेंट है रेडियोलॉजी का, कैंसर ये भी बीमारी से रिलेटेड है, डिजीज को भी अपन बीमारी कहते हैं। लेकिन अगर अपन इसमें से मेन क्लास को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो अपन को मेडिकल साइंस नहीं लगा है, मेडिसिन या मेडिकल साइंस। कैसे पता चला आपको? टाइटल को देखने से पता चला ना कि किसी ना किसी मेडिकल साइंस से संबंधित ही कोई ना कोई विषय है। तो ऐसे जब अपन कोई भी अपने पास में जो कच्चा टाइटल होता है, रॉ टाइटल, उस रॉ टाइटल को अगर अपन देखते हैं और उसमें से अपन देखते हैं कि किस विषय से संबंधित बात कर रहा है, इसमें मेन क्लास क्या हो सकती है, उसके अंदर जब उसके शेड्यूल में अपन जाएंगे, जैसे अगर आपने मेरे डीडीसी का कोई भी वीडियो देखा होगा तो आपको मैंने शेड्यूल बताया था वॉल्यूम 2, उसमें मैंने बताया था कि नहीं बताया था, डीडीसी में क्या दिया, मेलविल डिवे ने पहले 10 मेन क्लासेस दी थी, फिर उनके 100 डिविजन्स दिए थे, फिर उनके 1000 सेक्शंस किए थे। अब उन 1000 विषयों के भी अतिरिक्त अगर आपको कुछ भी जानना है तो उनकी क्या करते हैं, अपन समरी में जाते हैं, और समरी कहाँ पे दे रखी होती है, शेड्यूल में दे रखी होती है। इसी प्रकार आपको जब आप एक बार मेन क्लास फाइंड आउट कर लोगे आप, तो उस मेन क्लास के बाद में उस मेन क्लास से ही आपको पूरा का पूरा उस टाइटल की दूसरी इंफॉर्मेशन के आप उस मेन क्लास में जाएंगे तो वहां पे अपन को रेडियोलॉजी, इन कैंसर डिजीज वगैरह इससे सबसे रिलेटेड, सबके रिलेटेड वर्गांक अपन को मिल जाएंगे। तो जब अपन रॉ टाइटल में से किसी मेन क्लास को फाइंड आउट कर लेते हैं तो उस टाइटल को कहते हैं फुल टाइटल या एक्सप्रेसिव टाइटल। और का मतलब यह है कि आप उसको फुल टाइटल भी कह सकते हो या आप उसको एक्सप्रेसिव टाइटल भी कह सकते हो। फुल टाइटल में क्या होता है कि अब आपने उसकी मेन क्लास फाइंड कर लिए, अब आप उसको आसानी से, एक्सप्रेसिव मतलब आप उसको आसानी से अभिव्यक्त कर सकते हो। अब आप उसके बारे में जान सकते हो एक्चुअल में मेरे को इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी इस मेन क्लास में मिलेगी। तो इस मेन क्लास में अगर मैं कॉलन की बुक के अकॉर्डिंग जाऊंगा तो वहां पे इसके जो भी फैसेट्स होंगे, इसकी पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, वहां से मेरे को पता चल जाएगा इसमें से क्या क्या मेरे को फाइंड आउट करना। इसलिए वो सारी चीजें मैंने आपको पहले समझाई। अगर मैं वहां पे आपको पांचों फैसेट्स, पांचों फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन क्लासेस कहाँ पे होती है, बुक में कहाँ पे होती है, कैसे होती है, और जब किसी भी मेन क्लास के अपन पर्टिकुलर उसके पेज नंबर पे जाते हैं 2 पॉइंट, जिसे अपन क्या कहते हैं, शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, जो मैंने बताया था ना पार्ट 1 होता है। पार्ट 1 तो सारी की सारी क्या होता है, आपके रूल्स को दे रखा है जिसमें आपको थ्योरी की इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसमें से आवश्यक जो थ्योरी है मैं आपको बताते जा रहा हूँ। पार्ट 2 आपका जो भी है ना वो शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन है, मतलब आपके शेड्यूल में क्या होते हैं, सारे के सारे विषय होते हैं। उन विषयों से संबंधित अगर उसको आपको उसकी डिटेल जानकारी चाहिए या उसमें कौन कौन से उसके साथ में फैसेट्स जुड़ रहे हैं पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी में से, क्योंकि स्पेस और टाइम के लिए तो टेबल होती है, स्पेस और टाइम को शेड्यूल में दिया नहीं जाता, शेड्यूल में हमेशा क्या दिया जाता है, विषय दिए जाते हैं। और विषय कौन से होते हैं, सारे के सारे मेन क्लास। उन मेन क्लास के साथ में उनकी जो पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी जुड़ रही है वो सारे के सारे अपन को कहां से मिलते हैं, शेड्यूल में मिलते हैं। तो उन शेड्यूल तक पहुंचने के लिए और सारी की सारी चीजों को पता करके और अब इन 8 स्टेप को समझने के लिए पहले मैंने आपको वो सारी की सारी चीजें बताई, ताकि अब आपको ये सारी की सारी स्टेप्स आसानी से समझ में आ जाए। तो आपको फुल एंड एक्सप्रेसिव टाइटल का मीनिंग भी आज समझ में आ गया होगा क्या होता है। रॉ टाइटल में से जब अपन मेन क्लास को फाइंड आउट कर लेते हैं तो उस मेन क्लास को फाइंड आउट कर, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, एक एक का मीनिंग और एक एक को एग्जांपल के थ्रू करवाऊंगा।
मेरे को समय लगेगा पर मैं पढ़ाऊंगा एकदम मेरे तरीके से और एकदम स्मार्ट तरीके से। स्टेप नेक्स्ट स्टेप में अपन बढ़े। तीसरी स्टेप अपनी कौन सी होती है? कर्नेल टाइटल। स्टेप थर्ड क्या होती है? नहीं सॉरी, स्टेप टू। अगर एक्चुअली देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, 8 चरण दिए थे ना, दैट मीन्स 8 स्टेप्स दी थी। स्टेप फर्स्ट को उन्होंने 0 से लिया था, तो 0 भी एक स्टेप है ना, तो स्टेप 7 तक अपना पूरी की पूरी 8 स्टेप्स आएंगे, 8 चरण आ जाएंगे। तो मैंने स्टेप 0 ले ली, स्टेप 1 ले ली और स्टेप 2। स्टेप 2 किसकी बात कर रहा है? कर्नेल टाइटल। कर्नेल टाइटल। अब कर्नेल टाइटल का मीनिंग समझने की कोशिश करो आप। कर्नेल का मतलब होता है कि उसका जो महत्वपूर्ण पार्ट, मतलब जो टाइटल का जो सेंटर होता है ना, मतलब किसी भी चीज का जो सेंटर होता है, इसको आप कर्नेल कह सकते हैं। कर्नेल को आप है ना कर्नल को कर्नल की फॉर्म में भी समझ सकते हो। आर्मी का जो कर्नल होता है ना, वो उसका क्या होता है? सेंटर ऑफ आर्मी होता है कि नहीं होता है? वो पूरा का पूरा उसको मैनेज करता है कि नहीं करता है? मतलब जैसे कि अपन के जैसे कि तीनों सेनाओं का होता है, जो चीफ ऑफ आर्मीज होता है कि नहीं होता है? मतलब उसको अपन उसका सेंटर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? मतलब तो कर्नेल का मीनिंग होता है मेन सेंटर पॉइंट या सेंट्रल पार्ट ऑफ द टाइटल। तो कर्नेल में क्या होता है? जो भी आपके टाइटल होते हैं, उस टाइटल में जो भी ऑक्सिलरीज जुड़ी हुई होती है, जो भी ऑक्सिलरीज मतलब ए एम बी जुड़े होते हैं, कोई भी प्रीपोजिशंस जुड़ी होती है, कोई भी कंजक्शंस जुड़े हुए हो सकते हैं। इसमें कर्नेल में क्या आ सकती है? प्रीपोजिशंस आ सकती है, कोई कंजक्शंस आ सकते हैं। मतलब ए एन दी ऑफ जो अभी आपने टाइटल में देखे थे ना, ये जो भी जुड़ रहे हैं ना, मतलब इन सबको क्या किया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है कर्नेल टाइटल में। स्टेप 2 में जो अपन कर्नेल टाइटल पढ़ते हैं ना, तब इन सब चीजों को अपन क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। और टाइटल के जो मेन टर्म होता है ना, जैसे कि अभी मैंने बताया था, रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ डिजीज ऑफ कैंसर ऑफ ह्यूमन ऑफ, ये जो भी ऑफ इन आ रहे हैं ना, इन सबको हटा के रेडियोलॉजी, जो पर्टिकुलर उस टाइटल के किसी न किसी को, उसकी पर्सनैलिटी हो या मैटर हो, एनर्जी, किसी को डिफाइन करेगा। डिजीज जो अपन को मेन क्लास को डिफाइन कर रहा है। मेडिकल साइंस जो अपन की मेन क्लास आ रही है, डिजीज, कैंसर डिजीज, कैंसर डिजीज भी उसके किसी ना किसी सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब जो भी ये प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस वगैरह जुड़ते हैं ना, उन सबको हटा के और टाइटल को वापस एबिलिटीज रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, उसको अपन कहते हैं कर्नेल टर्म। ठीक है। स्टेप थर्ड क्या होती है अपने? स्टेप थर्ड होती है एनालाइज टाइटल। कर्नेल टाइटल आपको पता चल गया। स्टेप थर्ड होती है एनालाइज टाइटल। एनालाइज टाइटल एनालाइज टाइटल में आपको क्या करना है कि आपने कर्नेल टाइटल लेके मतलब उस टाइटल में से सारी की सारी कंजक्शंस को हटा दिया। अब आपको उसमें से उसका विश्लेषण करना है टाइटल का। एनालाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को अपन एनालाइसिस करते हैं तो उसका विश्लेषण करते हैं। और यहाँ पे अपन को विश्लेषण क्या करना है? उसकी 5 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानना है, जो आपको मैंने बताई थी। जो 5 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। क्यों कि आपने मेन क्लास तो कहाँ पे पहचान ली थी? मेन क्लास तो आपने स्टेप 1 में ही पहचान ली थी फुल टाइटल में। अब एनालिसिस टाइटल में कि भाई कर्नेल टाइटल में सारे के सारे कंजक्शंस को, प्रीपोजिशंस को हटा के रिमेनिंग अपने पास में जो टाइटल बचता है, उस टाइटल में आप उसकी 5 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, और 5 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? 5 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? 5 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स अपन को पता है पीएमईएसटी होती है, जिन्हें अपन उसके विषय के फैसेट्स भी कहते हैं। कि अब इसमें से इन टर्म को अपन को पहचानना है, कौन सा उसकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा उसके मैटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा उसके स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा उसके टाइम को रिप्रेजेंट करता है। उन सबको अपन आइडेंटिफाई करके और वापस अपन को उसके कोष्टक में, जैसे कि कोई अभी मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अपन को पता चल गया ये टर्म है। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कि भाई उसकी यूनिवर्सिटी टर्म उसकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसके आगे अपन पी लिख देंगे। लाइब्रेरी साइंस है, जैसे अभी आपको पता चला उस टाइटल में जो मैंने रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो उसमें आपको आया भाई मेडिकल, मेडिसिन या मेडिकल साइंस या डिजीज हो गया, जो इसकी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेन क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके आगे अपन मेन क्लास लिख देंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये कर्नेल टाइटल में जब अपन सारे के सारे कंजक्शंस को हटा देते हैं, उसके बाद में जो भी टर्म बचती है उसको अपन फाइंड आउट करते हैं उसमें से 5 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि अब इसमें से अपन को पीएमईएसटी को पहचानना है, कौन कौन सी इसकी पीएमईएसटी है, तो उसको कहते हैं एनालाइज टाइटल। जैसे अपन क्या कहते हैं? स्टेप थर्ड। और स्टेप 4 क्या हो जाएगी अपन के? ट्रांसफॉर्म टाइटल।
3 स्टेप तक आप सबको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। स्टेप 4 क्या हो जाएगी? स्टेप 4 हो जाएगी आपके ट्रांसफॉर्म टाइटल। अब आपने क्या किया था, सबको पहचान तो लिया कि भाई अभी अपन ने एनालाइज किया था ना, तब एनालिसिस करके आपने उसको पहचान लिया ये पर्सनैलिटी है, ये मैटर है, ये एनर्जी है। आपने जैसा टाइटल की फॉर्म में था वहीं पे भी उसको रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन ट्रांसफॉर्म क्या मतलब, अब उसको आप ट्रांसफॉर्म कर दो। अब उसको ट्रांसफॉर्म कर दो मतलब उसको परिवर्तित कर दो। आपने तो अभी रैंडमली पहचान लिया, तो टाइटल में जैसे कि जो टर्म, जैसे कि टाइटल का पहला नाम किसको आ रहा है, पर्सनैलिटी को बता रहा है, तो आपने वहीं पे उसको पर्सनैलिटी लिख दिया। दूसरा टर्म अगर उसकी स्पेस को बता रहा है तो आपने उसी के आगे उसको स्पेस लिख दिया। और अब अगर अपन ट्रांसफॉर्म टर्म की बात करें तो आपने जिस फॉर्म में सारे के सारे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स या पांचों फैसेट्स को पहचान लिया है, तो अब आप उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग व्यवस्थित कर दो। दैट मींस मेन क्लास, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। मतलब इस फॉर्म में लिख दो। मेन क्लास जो आ रही है उसको फॉर्मूले पहले लिख के और उसके आगे एम सी लिख दो। फिर उसकी पर्सनैलिटी जो आपने पहचानी उसको लिख के और उसके आगे पी लिख दो। अभी मैं एक एग्जांपल देके कराऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैटर का जो कंटेंट आ रहा है उसको लिख के और उसके आगे एम लिख दो। एनर्जी की जो टर्म आ रही है उसके आगे उस टर्म को लिख के उसके आगे ई कर दो। तो उसको कहते हैं अपन ट्रांसफॉर्म टाइटल। मतलब आपने जो एनालाइज किया है अब उसको एक सिस्टमैटिक फैसेट फॉर्मूले में ट्रांसफर करके और सबको एक तरह से व्यवस्थित कर दो। फिर स्टेप 5 क्या आती है? स्टेप 4 होती है ट्रांसफॉर्म और स्टेप 5 अपने क्या आ जाती है? स्टेप 5 है टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म। टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म। टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म। पांचवी स्टेप आती है टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म कि अब आप उस टाइटल को स्टैंडर्ड टर्म में ले आओ। अब स्टैंडर्ड टाइम में क्या होता है, मतलब किसी भी टाइटल को स्टैंडर्ड टर्म में लाने के लिए आपने हर एक मेन क्लास अब आपने ये तो सब कुछ पहचान लिया, पूरा का पूरा फैसेट फॉर्मूला पहचान लिया। अब आपको लिखना है उस टाइटल की मेन क्लास क्या है। उस मेन क्लास को, जैसे कि अपन को जो टाइटल मिला, मान लो अपन को मेन क्लास मिला लाइब्रेरी। अब उस लाइब्रेरी की आपको क्या मिल रही है? मेन क्लास जो दो को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी कोई आपको पर्सनैलिटी मिल रही है, उसका कोई मैटर मिल रहा है और उसकी कोई एनर्जी मिल रही है। तो इन तीनों चीजों को आप कहां से पहचानोगे? उसके शेड्यूल से पहचानोगे। और शेड्यूल कहां पे दे रखा है? मैंने बताया था पार्ट 2 में। पार्ट 2 में 2.1, 2.3, 2.8 वो सब कुछ जो चीजें बता रही है ना, वो पर्टिकुलर एक एक विषय के, जब उसके पर्टिकुलर, जैसे मैंने कहा लाइब्रेरी साइंस अपन को कहां पे मिलती है? 2.30 पे। जब 2.30 पे जाएंगे ना तो उसके ऊपर फैसेट फॉर्मूला दे रखा है, तो वही तो उसका शेड्यूल है। वहां पे बता रहा है कि इस विषय से संबंधित इसकी पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी क्या क्या हो सकती है। क्योंकि अब स्पेस और टाइम को अपन को इसके साथ में रिप्रेजेंट नहीं करना है। स्पेस और टाइम के लिए तो अलग से टेबल दे रखी है अपन के कॉलम में। मतलब टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म में मतलब आपका जो विषय आ गया ना, मेन विषय, उस विषय के साथ साथ में उसकी पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, या जरूरी नहीं है कि पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी हर एक विषय के साथ हो, उसकी स्टैंडर्ड टर्म में अपन उसको अरेंज कर देंगे जो हर एक मेन क्लास के पीएमई को रिप्रेजेंट करेगा। अब स्टेप 6 और स्टेप 7 देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 5 आपको पता चल गया स्टैंडर्ड टर्म, और स्टेप 6 क्या कह रहे हैं? टाइटल इन फोकल नंबर। स्टेप 6 होता है वो कह रहा है टाइटल इन फोकल नंबर। टाइटल इन फोकल नंबर। और स्टेप 7 क्या कह रहा है? स्टेप 7 क्या देता है अपना? क्लास नंबर। टाइटल इन फोकल नंबर। अब ये कह रहा है टाइटल इन फोकल नंबर मतलब अब उस टाइटल का जो भी आपके पास में फाइनल में एंड में उसको एनालाइज करने के बाद या उसको स्टैंडर्ड टर्म के में लिखने के बाद उसके लिए जो नंबर निकल के आ रहा है, मतलब हर एक, जैसे कि आपने उसको स्टैंडर्ड टर्म में लिया या आपको पता चल गया मेन क्लास ये है, उसके साथ में इसकी पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी ये यूज हो रही है, तो जैसे ही आपने उस फॉर्म में लेके आए और उस फॉर्म में लेके आने के बाद में अपन क्या करोगे? कॉलन की बुक में से उसके वर्गांक ढूंढ लेंगे, मतलब, और वर्गांक आपको पता चल जाएगा कि इसके लिए ये वर्गांक है, इसके लिए ये वर्गांक है, तो उनको क्या कर देंगे? फोकल नंबर। मतलब वहां पे फोकल का मतलब क्या होता है? फोकस करना। पर्टिकुलर जो पर्सनैलिटी मिली है, अब उस पर्सन, आप ये नहीं पढ़ते हो फोसाई इन पी, फोसाई इन एम, ये टर्म आप जब आप उस मेन विषय के फैसेट फॉर्मूले पे जाते हो तब आप ये टर्म देखते हो नहीं देखते हो? अब पर्सनैलिटी को लिए फोसाई, फोसाई का मतलब होता है अब उसके पर्टिकुलर पर्सनैलिटी पे आप फोकस करो।
अब आपको उसको बुक में तो बहुत सारी पर्सनैलिटीज दे रखी है, आपके टाइटल में कौन सी पर्सनैलिटी आ रही है उस पर्सनैलिटी पे आप फोकस कीजिए। इसका मीनिंग यही होता है फोकस इन पी का, कि मतलब कि आपने अब मेन क्लास पहचान ली, इस मेन क्लास के लिए इतनी सारी पर्सनैलिटी दे रखी है, आपके टाइटल में इसके कौन सी पर्सनैलिटी आई है उस पे आप फोकस कीजिए, उसको कहते हैं फोकस इन पी। और उसी को अपन क्या कहते हैं, फोकल नंबर से जानते हैं। फोकल नंबर मतलब जिस पर्सनैलिटी को आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि भाई मैंने यहाँ पे फोकस कर लिया, मेरी पर्सनैलिटी ये है, जैसे यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी के लिए मेरे को फोकल नंबर, कि भाई फोकस करने पर मेरे को यूनिवर्सिटी के लिए क्या नंबर मिल रहा है, कि भाई मेरे को यूनिवर्सिटी के लिए लाइब्रेरी साइंस में 34 नंबर मिल रहा है। मैं कंफर्म नहीं हूँ 34 ही है, मैं आपको एज ए एग्जांपल समझा रहा हूँ। सपोज मैं कह रहा हूँ 34 नंबर मिल रहा है, तो वो मेरा नंबर क्या कहलाएगा, उसकी पर्सनैलिटी का फोकल नंबर हो जाएगा। ऐसे कैसे मैटर का भी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो मैटर के लिए क्या जाएंगे, फोसाई इन एम में जाएंगे। तो अब ये कह रहा है आपके फोसाई इन एम जहाँ पे आपके लिखा हुआ है उसमें वो कह रहा है कि हमारे पास लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट, आपके डिपेंड करेगा वो टाइटल पे, कि भाई हमारे पास इससे संबंधित फोसाई इन एम में मतलब इतने सारे मैटर्स हैं, इसमें से आपके टाइटल का मैटर कौन सा है उस पर आप फोकस कीजिए। और आप फोकस करने पर वहां से आपको जो नंबर निकलता आता है उसको कहा जाता है फोकल नंबर, कि भाई मेरा ये फोकल नंबर है। उस नंबर को अपन वहां पे क्या कर देंगे, यहाँ पे वापस उसके फॉर्मेट में लिख के और उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। एग्जांपल देके भी बताऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा। मेरा पहला काम है कि इन सारे के सारे स्टेप्स को आपको समझाना। ये स्टेप्स होते कौन से, जब एक बार आपको ये स्टेप समझ में आ जाएंगे तो मेरे लिए इससे संबंधित क्वेश्चन देके आपको इसको समझाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। आपको समझ में आ गया टाइटल इन फोकल नंबर, कि मतलब आप फोकस करो उसकी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी पे, पर्टिकुलर मैटर पे, पर्टिकुलर एनर्जी पे, कहां पे, उस पर्टिकुलर मेन क्लास पे जाके जो जो चीजें दे रखी है, और वहां से उसका जो फोकल करने पर या फोकस करने पर जो फोकल नंबर निकल के आ रहा है उस नंबर को उसके नाम के साथ में उसके आगे लिख दो। और अंतिम चरण होता है अपना क्लास नंबर, और क्लास नंबर आपको पता है कहां पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब आए हैं अपने अपने मेन फॉर्मूले पे, और क्लास नंबर अपन पुट करने के लिए अपन किस फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं अपने, वापस वही स्टेप 6 आपको सबको समझ में आ गई होगी अच्छे से। टाइटल इन फोकल नंबर मतलब आपको फोकस करना है अपने उस पर्टिकुलर नंबर पे उस मेन क्लास में जाकर। अब उसके बाद में स्टेप लास्ट में होते हैं क्लास नंबर। अभी तक तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा था कि भाई टाइटल होता है, टाइटल के लिए अपन के लिए ये फेसेट फॉर्मूला होता है, इस फेसेट फॉर्मूले में अपन को हर चीज फाइंड आउट करके और इस फेसेट फॉर्मूले में पुट करनी होती है। लेकिन अगर इसके 8 चरण देखते हैं तो रंगनाथन महोदय ने ये चरण बताते हुए, इनको चरण वाइज समझते हुए, इनको अरेंज करते हुए आपको बताया, ताकि मैं चाह रहा हूँ, मेरा उद्देश्य ये था कि बिगनर से बिगनर, मैंने सोचा था कि लाइब्रेरी फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले बच्चे को भी लाइब्रेरी समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं ये सारी की सारी स्टेप आपके सामने लेके आया। अदरवाइज मैं तो डायरेक्ट इस क्लास नंबर के फॉर्मूले बताकर ही आपको सब कुछ बता देता। लेकिन आप जब लाइब्रेरी की बुक में भी जाओ, उस कॉलम की बुक में, तो वहां पे वो जो भी चीजें टर्म लिखी हुई आ रही है ना, वो टर्म भी आपको समझ में आनी चाहिए कि ये कहना क्या चाह रहा है, और अपन को यहाँ से इस टर्म को क्यों ढूंढना है। वहां पे फोसाई इन पी, फोसाई इन एम दे रखा है, तो उसका मीनिंग क्या है, तो वो है ना स्टेप 6 होती है इसके चरण की, जो पर्टिकुलर बताती है कि हमारे पास तो इसके इतनी सारी चीजें इसकी पर्सनालिटी मैटर से संबंधित, आप पर्टिकुलर अपने टाइटल के लिए किसको ढूंढना चाह रहे हो उस पे फोकस करके, और उसमें से उसकी पर्सनालिटी मैटर एनर्जी को निकाल के और उसका वर्गांक दैट मींस फोकल नंबर निकाल के और उसको अपने फॉर्मूले में पुट करो। और क्लास नंबर के लिए अपन के पास में एंड में क्या होता है, मेन क्लास, पर्सनालिटी, कोई सिंबल नहीं, सेमीकोलन, सेमीकोलन कैसे लगाते हैं, डॉट करके नीचे ऐसे कॉमा, फिर पर्सनालिटी, फिर मैटर, मैटर के बाद में कॉलन, फिर एनर्जी, डॉट स्पेस, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और टाइम। ये चीज भी मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूं। ये अपना पूरा का पूरा क्या होता है, फेसेट फॉर्मूला। ये अपना फेसेट फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। इसी फॉर्मूले में अपन सारी की सारी चीजें लिखते हैं, और सारी चीजें अपन स्टेप बाय स्टेप कैसे ढूंढ रहे हैं, 6 स्टेप्स में ढूंढने का काम करते हैं। 7वीं स्टेप, 6 स्टेप्स में अपन उनको ढूंढने का काम करते हैं। इन सब स्टेप्स में जब सब कुछ ढूंढ लेते हैं तो 7वीं स्टेप में कहते हैं कि अब आपको क्लास नंबर बनाने के लिए इस फॉर्मूले में उनको व्यवस्थित फॉर्म में रख दो, जो जो आपके काम आ रहे हैं, जो जो यूज हो रहे हैं। जैसे मेन क्लास के लिए क्या नंबर निकल के आ रहा है, पर्सनालिटी के लिए क्या नंबर निकल के आ रहा है, मैटर के लिए क्या नंबर निकल के आ रहा है, एनर्जी के लिए क्या आ रहा है, स्पेस और टाइम के लिए मैंने पहले बता दिया, टेबल दे रखी है। तो आप इस फॉर्मूले में भी, मेरे को कुछ बच्चों ने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में अपने मैसेज किया था कि सर मेरे को सिंबल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उन बच्चों के लिए भी कहना चाह रहा हूँ कि सिंबल से रिलेटेड आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है। जब मैंने बताया था कि रंगनाथन महोदय ने 5 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स या 5 फैसेट्स दिए थे, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। पर्सनालिटी के लिए उन्होंने कॉमा के सिंबल का यूज किया था, मैटर के लिए उन्होंने सेमीकोलन, सेमीकोलन कैसे लगाते हैं, डॉट करके कॉमा,
और कॉलन करके डॉट करके कॉमा कहो या तो एक बिंदी करके कॉमा कर दो, मतलब इसीलिए उसको कहते हैं सेमी कॉलन। सेमी मतलब आधा कॉलन, मतलब एक ही बिंदी लगी हुई है और फिर नीचे जो दूसरी बिंदी नहीं लगी हुई तो उसमें कॉमा रिप्रेजेंट कर दी। और एनर्जी के लिए कॉलन कर दिया, तो कॉलन का मतलब क्या होता है, दो बिंदी लगा दो, इसीलिए तो इसका नाम रखा द्विबिंदु। और स्पेस के लिए उन्होंने डॉट का सिंबल लिया कि भाई स्पेस को आपको कहीं पे भी, ये सारे के सारे कनेक्टिंग सिंबल्स हैं, इस फैसेट फॉर्मूले को जोड़ने के लिए यूज किए। तो तभी तो देखो इनके सबके नाम से पहले उनके सिंबल यूज कर रहे हैं। और टाइम के लिए क्या, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कैसे लगाते हैं, ऐसे। डबल इन्वर्टेड कॉमा तो पूरी ये हो जाती है, और हाफ इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाती है, ये हो जाती है। और डबल इन्वर्टेड कॉमा कैसी होती है, ऐसी होती है। मतलब इन्वर्टेड कॉमा मतलब उसके अंदर अपन कुछ लिखते हैं तो उसको एक सिग्निफिकेंट, एक महत्वपूर्ण भाग बताते हुए उसको कॉमा के अंदर लिखते हैं। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का ये सिंबल हो गया। तो देख लो, मेन क्लास और पर्सनालिटी के बीच में कोई सिंबल नहीं है, मैंने ये बता दिया था क्यों नहीं लगाते अपन कॉमा का सिंबल। फिर मैटर से पहले देख लो सेमी कॉलन। सेमी मतलब आधा कॉलन, मतलब एक बिंदी और नीचे लाइन। फिर मैटर के लिए मैटर के बाद में एनर्जी। एनर्जी को जोड़ने के लिए उससे पहले अपन ने कॉलन का सिंबल लगा दिया। एनर्जी के लिए देखो कॉलन का सिंबल दे रखा है जिसको क्या कहते हैं, द्विबिंदु। स्पेस को जोड़ने के लिए डॉट का सिंबल लगा दिया, ये रहा डॉट। और टाइम को जोड़ने के लिए इस फॉर्मूले में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का सिंबल लगा दिया। तो आपको सिंबल से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपको आई थिंक 8 की 8 स्टेप्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन स्टेप्स को कल मैं एक एग्जांपल लेकर और आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि ये 8 स्टेप्स कहना क्या चाह रहे हैं। आप मेरे वीडियो देख के, इसको वीडियो को आराम से धीरे धीरे देख के और अपने हैंड रिटन नोट्स बना देना। जिस लैंग्वेज में मैंने बोला है उसी लैंग्वेज में आप नोट्स बनाओगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमें तो आप अपने फॉर्मेट में बताओ, तो मेरे पास में फॉर्मेट कंटेंट पड़ा है, तो उस कंटेंट की फॉर्म में आप कहोगे तो मैं आपको इसकी थ्योरी लिखा दूंगा कल, मतलब है ना। और अगर आप, मैं तो कह रहा हूँ खुद के सेल्फ के नोट्स बनाओगे, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो उस लैंग्वेज में आप भविष्य में मान लो आज नहीं 6 महीने बाद में भी आप उस चीज को पढ़ोगे ना, तो एक बार पढ़ते ही आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ मेरे वीडियो से आप अपने खुद के नोट्स बना दो, लाइफ टाइम आपके काम आने वाले हैं, जब तक आपको लाइब्रेरी एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए रहना है। क्योंकि आपको ऐसे नोट्स बन जाएंगे कि उसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, आप उस लैंग्वेज को पढ़ते ही आपको वो लैंग्वेज समझ में आने लग जाएगी। तो अभी मैं इन स्टेप्स को, अभी तो मैंने आपको समझाया है एक एक स्टेप्स को, तो अब मैं आपको एक पूरी की पूरी इन स्टेप्स के एक बार नाम लिख देता हूँ सीक्वेंस में, ताकि आपको पता रहे कि ये स्टेप्स होती कौन कौन सी है ना। स्टेप 0 सारी स्टेप्स मैंने आपको समझा दी। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7। ऐसे बोलने में तो स्टेप 7 आ रही है, लेकिन टोटल स्टेप्स कितनी हो रही है, 8, क्योंकि स्टेप 0 को भी अपन इंक्लूड कर रहे हैं। तो स्टेप 0 को तो अपन क्या कहते हैं, रॉ टाइटल। आपको पता चल गया कच्चा टाइटल क्या होता है। स्टेप 1 को अपन क्या कहते हैं, फुल टाइटल, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, और करके भी लिख सकते हो, एक्सप्रेसिव टाइटल। एक्सप्रेसिव टाइटल मतलब वो क्या कर रहा है, एक्सप्रेसिव टाइटल उसकी मेन क्लास को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब उसको अभिव्यक्त कर रहा है। टाइटल स्टेप 2 में क्या आ जाती है, कर्नेल, कर्नेल टाइटल। और कर्नेल टाइटल का भी मैंने आपको मीनिंग बता दिया क्या होता है, सारे के सारे कंजंक्शंस को और प्रीपोजिशंस को अपन को हटाना है। तो आप इन एक एक स्टेप्स को लिखो ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना उसी फॉर्म में लिख दो कि भाई अपने टाइटल के साथ में जितने भी कंजंक्शन जुड़े हुए होते हैं, ए एन दी आर्टिकल्स होते हैं, या जितनी भी प्रीपोजिशंस लगती है, जो भी कनेक्टिंग जो होते हैं सिंबल्स होते हैं, उनको सबको हटा के टाइटल को इजी फॉर्म में लिखना है। नहीं तो आज आप होल्ड कर लेना, कल मैं आप एक एग्जांपल करा के बताऊंगा ना, तो आपको और इजी से समझ में आ जाएगा कि आप इन स्टेप्स को कैसे यूज कर सकते हैं। स्टेप 3 और स्टेप 4 में क्या होता है, एनालाइज टाइटल। मतलब अपन ने सारी की सारी कंजंक्शंस हटा दे, मेन टर्म करके, और उसका एनालिसिस विश्लेषण कर दिया कि भाई अब इसमें फैसेट्स कौन कौन से होते हैं। उन फैसेट्स को अपन ने रैंडमली, जैसे टाइटल दे रखा है उसी फॉर्म में, जैसे फर्स्ट टर्म मान लो भाई डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी किसको रिप्रेजेंट, पर्सनालिटी को, तो उस डिक्शनरी को वापस लिख के उसके आगे पे कर दिया। कल एक एग्जांपल दूंगा तब बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एनालाइज टाइटल के बाद में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म टाइटल। ट्रांसफॉर्म ही होता है ना एनर्जी, एनालाइज के बाद में, हाँ ट्रांसफॉर्म टाइटल। और स्टेप 5 किसको रिप्रेजेंट कर देती है अपने, टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म। स्टैंडर्ड टर्म में क्या होते हैं,
ट्रांसफॉर्म, एनालाइज कर दिया, एनालाइज करने के बाद अपन को उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ट्रांसफॉर्म मतलब पहले तो अपन रैंडमली लिख देते हैं, फिर उसको अपन के पीएमईएसटी मेन क्लास पीएमईएसटी उसको सीक्वेंस में जमाते हैं। मतलब रंगनाथन महोदय ने क्या कहा, अपन को उसको ढूंढने के लिए एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट चलना है, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट लगाते हैं। पहले पर्सनालिटी को, फिर मैटर, पहले मेन क्लास को, फिर पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, उसको अपन को फाइंड आउट करना है, व्यवस्थित करना है। फिर टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म, स्टैंडर्ड टर्म मतलब अब उनकी शेड्यूल में जाकर और उनके पर्टिकुलर पर्सनालिटी और मैटर और एनर्जी को आप फाइंड आउट कर लो। सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टैंडर्ड टर्म को फाइंड आउट करना है कि भाई मेन क्लास, उस मेन क्लास के साथ में उसका क्या क्या जुड़ा हुआ, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी में से क्या क्या जुड़ा हुआ, क्योंकि स्पेस और टाइम के लिए मैंने बता दिया आपको टेबल दे रखी है। और 6 होती है टाइटल इन स्टैंडर्ड और टाइटल इन फोकल नंबर। टाइटल इन फोकल नंबर, फोकल नंबर के लिए भी मैंने बता दिया कि भाई क्या कह रहा है। अब आप उसकी मेन क्लास पे जाओगे और पर्टिकुलर उसके पेज पे जाओगे, मतलब तब आपको वहां पे एक फैसेट, उसका फैसेट फॉर्मूला मिलेगा। वहां पे फोसाई इन पी, फोसाई इन ई, फोसाई इन एम सब दे रखा है। मतलब ये कह रहा है कि इसके लिए पर्टिकुलर जो फोकस करो आप उस पे, इसके लिए जो नंबर यूज किया जा रहा है कि भाई मेरे टाइटल में इसकी पर्सनालिटी आ रही है, तो इसमें से हमारे पास तो इतनी सारी पर्सनालिटी है, आप पर्टिकुलर आपके टाइटल की पर्सनालिटी पे फोकस करो। इसी का मतलब ये कोई फ्रेंच नेम हो सकता है फोसाई, इसका मतलब मीनिंग निकल के आता है फोकल, मतलब फोकस करो, आप उस पर्टिकुलर वर्गांक पे फोकस करो और वहां से वो वर्गांक आप निकाल के और अपने टाइटल में पुट करो, उसी को कहते हैं टाइटल इन फोकल नंबर। और स्टेप 7 में क्या हो जाता है, क्लास नंबर। ये अपन को क्लास नंबर बनाना होता ही है। अब मैं कर लूंगा इसके लिए एक बहुत अच्छा आपके लिए एग्जांपल, और इन स्टेप्स को मतलब पूरे के पूरे एग्जांपल के साथ में कि भाई कैसा रॉ टाइटल होता है। उसके बाद में जब फुल टाइटल बताते हैं तो रॉ टाइटल में से फुल टाइटल कैसे बचता है, कर्नेल टाइटल मतलब अपन कैसे उस टाइटल में से उसके सारे के सारे प्रीपोजिशंस को या कंजक्शंस को हटा के उसके बाद में मैं टाइटल को वापस लिख के आपको बताऊंगा अब टाइटल कैसे बचता है। फिर एनालाइज टाइटल में उसका विश्लेषण करके बताऊंगा कि अब मैंने इसमें से पीएमईएसटी को कैसे फाइंड आउट किया, रैंडमली कैसे फाइंड आउट किया है, और ट्रांसफॉर्म में मतलब रैंडमली फाइंड आउट करने के बाद उसको मैंने एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट की फॉर्म में कैसे व्यवस्थित किया है, वो भी मैं आपको ट्रांसफॉर्म एक एग्जांपल लेके बताऊंगा। और टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म, अब वापस अपन उसको स्टैंडर्ड टर्म में रखेंगे तो स्पेस और टाइम को हटा के और उसकी पर्टिकुलर मेन क्लास के लिए जो दे रखी है मतलब पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, उसमें से उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है। टाइटल इन फोकल नंबर, फोकल नंबर मतलब अब उस क्लास पे जाके और उसके फोकल नंबर मतलब उसके जो वर्गांक बन रहे हैं पर्सनालिटी के लिए, मैटर के लिए, एनर्जी के लिए, उनके नंबरों को लाएंगे अपन, और फिर अपन एंड में उसके क्लास नंबर बनाएंगे, जो मैं आप तक आपको बता रहा था कि भाई अपन को क्लास नंबर कैसे बनाना है। और यही अंतिम चरण होता है क्लास नंबर। जब आप क्लास नंबर बना देते हैं तब आपको पूरा का पूरा टाइटल समझ में आ जाता है कि इस टाइटल के लिए ये क्लास नंबर होता है। तो इसलिए ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपको सारी स्टेप्स बता दी। अकॉर्डिंग टू स्टेप्स तो कोई भी टाइटल ऐसा आइडेंटिफाई किया जाता है, लेकिन एग्जाम में अपन को इतना नहीं करना होता है। मेरा उद्देश्य होता है बिगनर टू बिगनर, जिसने फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी पढ़ रहा है उसको भी चीजें समझ में आनी चाहिए, यहाँ से उसको भी चीजें समझ में आ जाएगी। अपन शुरुआत क्या करते थे, डायरेक्ट क्लास नंबर बनाने से, फैसेट फॉर्मूले और फैसेट फॉर्मूले में चीजें पुट करते थे। लेकिन आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि अब है ना आपके सामने किसी भी टाइप का टाइटल आ जाएगा ना, आप डरोगे नहीं। आपको पता है कि इन कंजक्शंस को तो वैसे ही रिमूव करना है। अब अपन पर्टिकुलर देख रहे थे कि मतलब कंजक्शंस को रिमूव करने के बाद मेन वर्ड्स क्या आ रहे हैं, उन वर्ड्स को देख के अपन को पहचानना है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैटर को कर रहा है, एनर्जी को कर रहा है, स्पेस को कर रहा है, टाइम को कर रहा है। उसमें से उसको फाइंड आउट किया और वापस अपन ने पुट करके और अपन फास्टली क्या कर लेंगे, क्लास नंबर बना लेंगे। एंड में मैं आपको एक इंडेक्स का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद तो ये चीजें बहुत ईजी हो जाएगी। आई थिंक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कल मैं इसका एग्जाम्पल लूंगा, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, चीजों को साथ साथ में पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को जितना हो सके, मतलब आप क्लास को लाइक नहीं करते हैं, क्लास को देखने के बाद लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में विद एग्जांपल ऑफ स्टेप्स, और अपन पूरे के पूरे स्टेप्स को और अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।